नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। अप्रैल 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो की तरह ही जो न्यूज़ है इसको दो पार्ट में बनाता हूं। जो फर्स्ट पार्ट है ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ में क्या अपडेट रहता है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रेगुलेटरी अपडेट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो बेसिकली टेंडरिंग, कमीशनिंग, जनरेशन और पावर सेक्टर में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो बेसिकली जो न्यूज़ का रेफरेंस है ये 4-5 जो न्यूज़ की जो मेजर एजेंसीज है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में उनसे मैं कवर करता हूँ, जिसमें कि मरकम इंडिया, जेएमके रिसर्च, ईटी एनर्जी, वर्ल्ड सौर एनर्जी और भी बहुत सारे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे मैं ये डेटा कंपाइल करके बनाता हूँ मैं। जो अब न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स रिन्यूएबल एनर्जी बिडिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ 50 गीगावाट एनुअली अंटिल 2028। अभी एमएनआरई ने जस्ट एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कि उसने ट्रेजेक्ट्री बताया कि 2028 तक, 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक कितने टेंडर्स इशू होंगे ईयर वाइज, उसके बारे में उसने ट्रेजेक्ट्री बताया है। और इसके बाद जो 23-24 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके 4 क्वार्टर वाइज इसने अपडेट किया है। तो जो Q1, Q2, Q3, Q4 जो है, Q1 जो अप्रैल से जून है 23-24 का, इसमें 15 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टेंडर निकलेगा। जो Q2 है वो 15 गीगावाट का निकलेगा, Q3 में 10 गीगावाट का और Q4 10 गीगावाट का। तो ये टोटल जो है 50 गीगावाट का ब्रेकअप है। और इसके बाद में एमएनआरई ने और डिटेल में डिस्कस किया, आगे इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एजेंसी वाइज भी उसने कैपेसिटी को बाइफर्केट किया कि कौन एजेंसी कितनी टेंडर्स निकालेगी। जो नेक्स्ट जो है अपडेट है वो पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड हैज इनवाइटेड बिड्स टू बिल्ड एन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम द राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स ऑन ए बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस, जिसको बूट मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव्ड एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 76 पैसा पर यूनिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 30 सितंबर 2023। ये बेसिकली जो एडिशनल सरचार्ज है ये जो डिस्कॉम बेसिकली हाफ ईयरली बेसिस पे पिटीशन फाइल करते हैं रेगुलेटर को, जिसमें कि एडिशनल सरचार्ज जो रेगुलेटर है वो फिक्स करता है। और ये एडिशनल सरचार्ज जो है ओपन एक्सिस जो कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है द इंडियन Institute of Science has created an ultra micro supercapacitor that can store a large amount of electric charge despite its small size. So supercapacitor offer the benefit of both batteries and capacitors as they can store and release large amount of energy, making them highly sought after the advanced electronic devices. Unlike batteries, जो बैटरीज में जो क्या होता है कि हम एनर्जी स्टोर भी कर सकते हैं और फिर जब चाहिए हम उसको ले भी सकते हैं उस बैटरी से, मतलब डिस्चार्ज भी करती है बैटरी, रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर में जो जनरली क्या होता है, कैपेसिटर्स आर अनेबल टू डिस्चार्ज एनर्जी कंटिन्यूअसली, मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर पावरिंग डिवाइसेस सच एज ए मोबाइल फोन्स। इसीलिए ये सुपर कैपेसिटर जो होता है ये सेम बैटरी की तरह ही काम करता है, जिसमें हम चार्ज भी स्टोर भी कर सकते हैं और एनर्जी को रिलीज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज डायरेक्टेड ऑल पावर एक्सचेंजेज। आज की डेट में इंडिया में 3 पावर एक्सचेंज है, जिसमें कि जो मेजॉरिटी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, आईएक्स है। सेकेंड है पीएक्सआईएल पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो थर्ड है अभी हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज, अभी जस्ट रिसेंटली सीआरसी ने इसको अप्रूव किया है और ये भी ऑपरेशनल है। तो बेसिकली आज की डेट में इंडिया में 3 पावर एक्सचेंजेस हैं। तो सीआरसी हैज डायरेक्टेड ऑल पावर एक्सचेंजेस टू रीडिजाइन देयर बिडिंग सॉफ्टवेयर टू अलाउ मेंबर्स टू कोट प्राइस विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। द रेंज फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात कर रहा है जिसमें किसमें की जो प्राइस लिमिटेशंस कर रखी है 12 रुपीज़ पर यूनिट में, उसमें आता है आपका डे हेड मार्केट, ग्रीन डे हेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, इंट्राडे डे हेड कंटीजेंसी एंड टर्म हेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रीन टर्म हेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जो है इसमें लिमिट कर रखी है कि मैक्सिमम 12 रुपीज़ पर यूनिट तक ही रहेगी। इसके अलावा भी जस्ट रिसेंटली एचपी डैम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि लिमिट जो है 20 रुपीज़ पर यूनिट रहेगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग करती है ये। तो आरईसी हैज इशूड ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ रुपीज $750 million अंडर इट्स 7 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम। द बॉन्ड कैन कैरी एन इंटरेस्ट ऑफ 5.62% एंड विल मैच्योर ऑन 11 अप्रैल 2028। नेक्स्ट है भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, जो कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, हैज इंटर इनटू पावर डिलीवरी एग्रीमेंट विद सेरेनिटिका रिन्यूएबल इंडिया टू सोर्स 105 मेगावाट हाइब्रिड पावर फॉर इट्स एल्यूमिनियम ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़।
तो बेसिकली ये जो है ऑन बिहाफ ऑफ वेदांता ग्रुप, मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी जो है, जो सेरेनिटी का रिन्यूएबल है वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाएगी और ये कैप्टिव मोड में लगाया जाएगा। कैप्टिव मोड में लगाने का पर्पज़ ये होता है कि जो उसमें क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है वो वेव्ड ऑफ हो जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बी ऑपरेटेड ऑन द बिल्ड ओन एंड ऑपरेट बेसिस। बेसिकली जो सेरेनिटी का जो रिन्यूएबल है ये भी वेदांता ग्रुप की ही कंपनी है। नेक्स्ट है टीपी सौर्या बंदिता, ये जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है। ये बेसिकली कोई भी कैप्टिव, अगर थोड़ा सा मैं कैप्टिव के बता दूं तो कैप्टिव का पर्पज़ क्या होता है। कैप्टिव में जो प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें मिनिमम जो 26% इक्विटी होनी चाहिए और उससे जो पावर जनरेट होगी उसका 51% पावर जो है आपको लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई एक्स कंपनी कोई कैप्टिव पावर प्लांट लगाना चाहती है, तो अगर कोई वाई कंपनी सेटअप कर रही है तो वाई कंपनी में एक्स कंपनी का 26% इक्विटी होना चाहिए और जो वाई कंपनी जो प्रोजेक्ट लगा रही है उसे जो पावर जनरेट होगा उसके 51% मिनिमम एक्स कंपनी को लेना पड़ेगा, तभी कैप्टिव का स्टेटस मिलता है। कैप्टिव के स्टेटस मिलने से पर्पज़ ये होता है कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है, मान लीजिए ओपन एक्सिस में पावर आती है, मतलब कहीं एक्स की लोकेशन डिफरेंट है, वाई की लोकेशन डिफरेंट है, तो हमें ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज करना पड़ता है, तो ये ओपन एक्सिस के कैटेगरी में आ जाता है। तो ओपन एक्सिस में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं जिसमें कि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज भी होता है। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जिसमें कि 2 रुपया 2.5 रुपया तक भी चार्जेस होता है। तो कैप्टिव मोड में प्रोजेक्ट लगाने की वजह से क्या होता है, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज वेव्ड ऑफ हो जाता है, इसीलिए कैप्टिव मोड में प्रोजेक्ट लगाया जाता है। तो आगे जो मैंने बताया कि जो सेरेनिटी का रिन्यूएबल एनर्जी है ये भी कैप्टिव मोड में ही ऑन बिहाफ ऑफ भारत एल्युमिनियम कंपनी प्रोजेक्ट लगाएगी। सेम टीपी सौर्या बंदिता, ये भी टाटा पावर की जो सब्सिडी कंपनी है, ये भी कैप्टिव प्रोजेक्ट लगा रही है 40 मेगावाट का। वो किसके लिए लगा रही है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स एयर सेपरेशन यूनिट्स धुले महाराष्ट्र, उसके लिए कैप्टिव में प्रोजेक्ट लगा रही है। तो आप समझ गए होंगे कैप्टिव का पर्पज़ ये होता है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज जो होता है, जो कि स्टेट्स काफ़ी में वेरी करता है, बट इसकी जो चार्जेज होते हैं 2-2.5 रुपया तक भी हो जाता है, 2 रुपया कहीं 1.5 रुपया ये सब होता है। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 5,260 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023। जो टोटल फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 है उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रेडिंग हुई है आईएक्स में, और आज की डेट में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है टोटल जो पावर की ट्रेडिंग होती है उसमें मोर देन 90% आईएक्स में ही होता है। तो जो आईएक्स में जो ट्रेडिंग हुई है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, उसमें 5,206 मिलियन यूनिट्स के हुआ है, जो अगर हम लोग पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 7.3% ज़्यादा है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें मेजॉरिटी 2 ही आता है, ग्रीन डे हेड मार्केट और ग्रीन टर्म हेड मार्केट। नेक्स्ट है वाइब्रेंट एनर्जी है सिक्योर्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ मोर देन 220 करोड़ फ्रॉम द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू डेवलप 300 मेगावाट ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इशूड ए वेवर ऑफ ISTS चार्जेस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। द एग्जाम्पशन वुड बी अवेलेबल फॉर RE प्रोजेक्ट्स कमीशनड अप टू 31 December 2023। द वेवर वुड बी एप्लीकेबल फॉर 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। बेसिकली है क्या, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अगर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं और उसमें जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं तो डेट विल बी नोन एज द ग्रीन हाइड्रोजन। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोजेक्ट जो है उसी के लिए वेवर की बात हो रही है कि अगर हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगेगी, अगर वो कैपेसिटी जो है 31 दिसंबर 2030 तक लग जाती है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर बेसिकली अगर को लोकेटेड है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन होता है कि मान लीजिए सेम वैसे एक ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्लांट है मान लीजिए एक्स लोकेशन पे, और जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट है मान लीजिए वाई लोकेशन पे, किसी डिफरेंट स्टेट्स में है ये, तो वहाँ से पावर ग्रिड के थ्रू ला करके हम पावर यूज़ करते हैं। तो अगर वाई लोकेशन से एक्स लोकेशन पर पावर लाने के लिए इसमें इंट्रा स्टेट चार्जेज लगते हैं, चार्जेज ट्रांसमिशन चार्जेज एंड लॉसेस लगते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर उसी के वेव्ड ऑफ की बात कर रही है कि अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाते हैं और वो प्रोजेक्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का अगर 31 दिसंबर 2030 से पहले लग जाता है, तो जो ISTS वेवर की बात हो रही है ये ISTS वेवर 25 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज इशूड रेगुलेशंस टू लिमिट फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस विद इन द ऑपरेटिंग बैंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रिड सिक्योरिटी।
दिस रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द टेकिंग द हायर ऑफ टू वेटेज एवरेजेज। जो दो वेटेड एवरेजेस की बात करिए तो एक वेटेड एवरेज किसकी, द वेटेड एवरेजेज क्लियरिंग प्राइस ऑफ द डे हेड मार्केट सेगमेंट ऑफ ऑल पावर एक्सचेंजेस फॉर दैट टाइम ब्लॉक और द वेटेड एवरेज area clearing prices of the real time market segment of all power exchanges for that time block. However, this rate will not exceed 12 rupees per unit until the further notice. हमने अभी जस्ट बताया था कि CERC ने सारे एक्सचेंजेस को डायरेक्ट दिया, जिसमें कि जो लिमिट है 12 रुपये करने की बात की, जो ट्रेडिंग होगी एक्सचेंज में मैक्सिमम जो है 12 रुपये पर यूनिट पर ही ट्रेडिंग होगी। इसीलिए ये जो है जो बात हो रही है कि जो क्लियरिंग प्राइसेस है, जो एवरेजिंग की बात हुई तो मैक्सिमम 12 रुपये पर यूनिट तक ही जा सकता है। Next, the Ministry of Power has released guidelines to regulate and promote the development of pump storage projects in this country. बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आज की डेट में पंप स्टोरेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। उसका एक रीज़न है, आज की डेट में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ह्यूज टारगेट रख रखा है, 450 गीगावाट का जो टारगेट रख रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक, जिसमें कि मेजॉरिटी सोलर और विंड से आएंगे। ये जो सोलर और विंड की जो पावर होती है इंटरमीडिएट पावर होती है, जिसमें ग्रिड के डिस्टर्बेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको सेट ऑफ करने के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो स्टोरेज है बेसिकली, ये स्टोरेज हम या तो हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज के थ्रू ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या पंप स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। बैटरी स्टोरेज में जो है लिथियम आयन बैटरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं बात करते हैं, वो बेसिकली अभी डिपेंडेंसी हमारी अदर कंट्रीज़ पे है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग पंप स्टोरेज की बात करें तो ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है और इसमें इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है पंप स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है कर्नाटका टॉप द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 21-22। जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर साल निकालता है, और इस बार जो है 100 पॉइंट्स के अगेंस्ट में कर्नाटका ने जो 82.5 पॉइंट्स कंसिडर किया। और ये पिछले साल भी अगर हम लोग स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 की बात करें तो उस समय भी जो है कर्नाटका जो फर्स्ट पोजीशन पे था, और इसमें आउट ऑफ 170 पॉइंट्स उसने मिला था, उसको स्कोर किया था। नेक्स्ट है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिवाइज्ड इट्स रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन अप टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज पर द एमओपी ऑर्डर। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो ऑर्डर निकाला है आरपीओ रेगुलेशंस के लिए, डीआरसी ने सेम उसी को अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो निकाला है वो अप टू 29-30 तक के लिए, लेकिन डीआरसी ने जो अडॉप्ट किया 25-26 के लिए किया है। जो नई ट्रेजेक्ट्री है ये 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू एम्बर, ये वर्ल्ड थिंक टैंक है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट में काफ़ी काम करते हैं, उसने ये बताया कि सोलर और विंड एनर्जी जो है कंप्रोमाइज्ड 12% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ग्लोबली इन 2022। अगर ये कहा जाए तो काफ़ी अच्छा कंपोजिशन है। और जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है ग्लोबली, उसका सोलर और विंड है 12% उसका कंपोजिशन है। All clean sources including renewable and nuclear comprised 39% of the global electricity. Solar and wind generation grew by 24% and 70% respectively. जो सोलर की जनरेशन है 24% बढ़ी है और जो विंड की जनरेशन है 17% बढ़ी है। नेक्स्ट है कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज नाउ अलाउड मंथली एनर्जी बैंकिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स। ये अभी तक ईयरली बेसिस पे बैंकिंग होती थी, अब इसको मंथली बेसिस पे बैंकिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द न्यू लाइट व्हीकल सेल्स टू 30% बाई 2030 एंड 100% बाई 2035 टू ट्रांजिशन टू ए डीकार्बोनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वेव्ड स्टैम्प ड्यूटी ऑनलाइन फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्टेट पॉलिसी सोलर पॉलिसी भी निकाली थी 2022 नवंबर में निकाला था ये, जिसमें कि लैंड के लिए ये स्टैम्प ड्यूटी वेवर की बात की थी, जिसके लिए ऑलरेडी जो है यूपी गवर्नमेंट ने ये नोटिफाइड कर दिया है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इशूड ए प्रोग्राम फॉर पूलिंग टैरिफ फॉर कोल एंड गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स व्हिच पावर परचेज एग्रीमेंट हैव एक्सपायर्ड। और ये जो प्रोग्राम होगा ये 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेटको बेसिकली तमिलनाडु का ये जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अप्रूव्स ग्रीन एनर्जी टैरिफ फॉर एनर्जी कंज्यूमर्स। जो वहाँ के रेगुलेटर ने इन प्रिंसिपली एग्री कर गया है कि टेंजेटको जो है अलग से सेपरेट ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए एक निकालेगा। मतलब किसी भी कंज्यूमर्स को अगर अलग केवल ग्रीन एनर्जी ही चाहिए, सोलर और विंड ही चाहिए, तो उसके लिए वो एक स्पेशल टैरिफ देगा, उस स्पेशल टैरिफ पर ग्रीन पावर ले सकता है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज प्रपोज्ड ड्राफ्ट प्रोविजन इन द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 फॉर सब्सिडी अकाउंटिंग एंड पेमेंट
and framework to ensure the financial sustainability of distribution companies. The stakeholder can submit their comments and suggestions by 11th May 2023. Next, Central Electricity Regulatory Commission has expanded the scope of operation of the Reserve Regulation Ancillary Services Regulation 2015 to facilitate the availability of adequate power reserves with the system operator to manage the peak demand. Next है Brookfield to invest $1 billion in Avada Ventures and first tranche of $400 million has been disbursed. The remaining $600 million will be disbursed as the project scale up. Next, Renew Power has raised $400 million at 4.5% by issuing senior secured dollar notes. These bonds have a tenure of 5.25 years. अभी जस्ट जो हम इससे पहले डिस्कस करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो 50 गीगावाट के लिए जो ईयरली जो है टारगेट रखा है अप टू 27-28 तक। अभी जो 23-24 में जो हम बात कर रहे थे कि 50 गीगावाट का जो है क्वार्टर वाइज जो टारगेट रखा है 15 गीगावाट 10 गीगावाट, तो उसके लिए 4 एजेंसीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिप्यूट कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डिप्यूट कर रखा है, जिसको कि हम लोग एजेंसी बोलते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें जो 4 एजेंसी है जिसमें कि सेकी, एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेबीएन को भी इंक्लूड कर लिया, तो टोटल 4 एजेंसीज हैं जो बिडिंग एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई कर रखा है। आप देख सकते हैं इसमें जो सेकी है, सेकी का जो टारगेट अब दिया गया है इसमें अप्रैल में 2 गीगावाट का दिया गया, जून में 1.5 गीगावाट का दिया गया, जुलाई में 3 गीगावाट का दिया गया, सितंबर में 3 गीगावाट, अक्टूबर 2 गीगावाट। तो ऐसे ये मंथ वाइज एजेंसीज जो है जो बिडिंग एजेंसी उनका टारगेट दिया गया टोटल। तो जो क्वार्टर 1 में जो टोटल टारगेट है 15 गीगावाट, क्वार्टर 2 में जो टारगेट है 15 गीगावाट, जो क्वार्टर 3 उसमें 10 गीगावाट, जो क्वार्टर 4 है 10 गीगावाट। टोटल टारगेट 50 गीगावाट का ही बाइफर्केशन है, जिसमें कि मिनिमम 10 गीगावाट का जो टारगेट है 50 गीगावाट में मिनिमम 10 गीगावाट एटलीस्ट आपको विंड का टेंडर निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ डेजिग्नेटेड एसजेवीएन, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो फ्लोटिंग जो टेंडर फ्लोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है एज पर रेगुलेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी उसको नाम दिया जाता है, वो डेजिग्नेट करती है। तो अभी तक जो है एनटीपीसी, एनएचपीसी और सेकी 3 एजेंसीज थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब एसजेवीएन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और अभी जो बाइफर्केशन है, अब ईयर वाइज बाइफर्केशन का आप देख सकते हैं कि एसजेवीएन भी एक एजेंसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई हैज डेजिग्नेटेड एसजेवीएन लिमिटेड एज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर फ्लोटिंग आरई टेंडर्स। It will act as the intermediary procurer of power. Other implementing agencies are SECI, NTPC and NHPC. Next, Haryana Electricity Regulatory Commission notifies Green Open Access Regulation in line with the MOP's Green Energy Open Access Rules. Open Access Regulation जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो नोटिफाई किया था, उसका जो मेन जो है अभी तक जो है ओपन एक्सेस जो कंज्यूमर है वो मिनिमम 1 मेगावाट का अगर जो कनेक्टेड लोड होता है वही ओपन एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर इसको रिड्यूस करके 100 किलोवाट कर दिया कि अगर किसी को ग्रीन एनर्जी लेनी है, ग्रीन पावर लेनी है अगर, तो वो 100 किलोवाट की अगर सैंक्शन लोड है तो वो भी ओपन एक्सेस में जा सकता है ये। नेक्स्ट है चाइना इंस्टॉल्ड 33.6 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। आप समझ सकते हैं कि कितना चाइना जो है ह्यूज कैपेसिटी लगा रहा है ये, और अभी तक इसकी टोटल जो सोलर कैपेसिटी है 430 गीगावाट हो चुकी है। नेक्स्ट है तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अलाउड डॉलर इंडस्ट्रीज टू सेटअप 2 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फॉर कैप्टिव यूज। और ये जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ये लगता है कि इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें कि रेगुलेटर ने सोलर विद बैटरी कैप्टिव यूज के लिए उसने अप्रूव किया है। Next, the Ministry of Power has asked all state governments and union territories to withdraw any tax on duty on electricity generation, especially from hydropower projects, after some cases came to light. बहुत सारे स्टेट्स जो हैं जिसमें कि भी सुनने में आया था कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें कि वाटर सेस लगा रहे थे। तो मिनिस्ट्री ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी एडवाइजरी इशू किया है कि ये एज पर एक्ट नहीं है, इसको विड्रॉ किया जाए। Next, NTPC plans to issue 3-year bond worth ₹3,000 crores. The issue will have a base size of 500 crore and a green shoe option of 2,500 crore. The funds are likely to be used for the capital expenditure and refinancing of loans. The maturity dates of bond is 17th April 2026. Next, Adani Group is planning to raise about $700 million to $800 million for new green energy projects. Next, Indian Energy Exchange traded a total of 60 million units in GTAM in April 2023, which is 50% less than the volume traded in March 2023. The average trade price in
IXG10 for April 2023 was 6.1 rupees per unit. This is about 7.9% higher than the previous month's price. Next, the new solar module manufacturing capacity in Tamil Nadu by First Solar with a capacity of 3.5 gigawatt is expected to be commissioned in the second half of 2023. The facility has just been awarded a financial incentive under the production linked incentive scheme. Next, Cosmic PV Power has started the construction of 600 megawatt solar panel manufacturing facility in Gujarat by June 2023, bringing Cosmic PV's total annual manufacturing capacity to 850 megawatt. अभी 250 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, 600 मेगावाट सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा जून 23 तक तो टोटल जो है 850 मेगावाट हो जाएगा। जो कॉस्मिक पीवी का टारगेट है 24 तक वो है 1.4 गीगावाट तक का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है। नेक्स्ट, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड plans to expand its solar panel manufacturing capacity to 1.2 gigawatt and solar cell manufacturing capacity to 500 megawatt in the coming years. The company has secured an external commercial borrowing of $2.5 million to expand. Next, Cosol Energies plans to expand its solar module production capacity to 1.1 gigawatt per year by adding a new 850 megawatt line by June 23. The company has plans of a cumulative capacity of 1.9 gigawatt by March 2024. Next, Grieve Energy plans to invest 5,400 crores to set up a 4 gigawatt of solar module manufacturing capacity with a backward integration of 3 gigawatt of solar cells and 2 gigawatt of ingot wafers. The company is planning to set up its first 2 gigawatt facility near the Jaipur, Rajasthan, and rest of the backward integration and all forward facility at Dholera, Gujarat. Next, GS2 Solar has secured the LOI for setting up a green hydrogen based microgrid in Leh. It will install the project on EPC basis to supply power for major hydropower companies guest house in the Alchi and expected to be completed by end of 2023. Next, Jackson Green will develop a green hydrogen fueling station at the Badarpur, New Delhi. The fueling station is expected to produce 260 kg of green hydrogen per day with a pressure of 350 bar. As part of this project, Jackson Green will also install a battery energy storage system backed by the renewable energy hybrid plant within the station. Next, the Gujarat Cabinet approved the draft land allocation policy for green hydrogen project. Land parcels of 1.99 lakhs hectare has been earmarked for the 5 key players which are Reliance New Energy Limited जिसको 74,750 हेक्टेयर्स अलॉट किया गया है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसको 84,486 हेक्टेयर्स एलोकेट किया गया है, टोरेंट पावर लिमिटेड 18,000 हेक्टेयर्स एलोकेट किया गया है, आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड 14,393 हेक्टेयर्स एंड वेल्सपन ग्रुप 8,000 हेक्टेयर्स एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट, सुकेम पावर सिस्टम हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ए सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज पार्क. It plans to invest around 300 crore to manufacture renewable e-mobility and solar energy products in the park in future. Next, Log9 Materials commissioned India's first lithium ion cell manufacturing facility in Bengaluru at its Jakur plant in Bengaluru with the production facility of 50 megawatt hour annually. Next, as per the MNRE, Ministry of Renewable Energy, during financial year 22-23, total 12,784 megawatt of solar capacity and 2,276 megawatt of wind capacity was installed in the country. Next, Jackson Group plans to expand the total manufacturing module manufacturing capacity to 1.1 gigawatt by July 23 by adding an addition of 600 megawatt. और आज की डेट में जो है 500 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है जैक्सन ग्रुप का जो कि ग्रेटर नोएडा में है, और 600 मेगावाट अभी ये और अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो 1100 मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। फॉर दिस इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द जिनचेन कॉर्पोरेशन. टारगेट ऑफ ग्रुप is to expand its solar manufacturing capacity in India up to 3 gigawatt annually. Next, Ministry of New and Renewable Energy extended the validity of manufacturers enlisted in ALM List 1 till 9th May 2023. Next, Central Electricity Regulatory Commission approved to trade power in HP Dam in PXIL, Power Exchange of India Limited. थैंक यू दोस्तों. होप जो ये अपडेट है अप्रैल 2023 का रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो कि पार्ट 1 है आपको पसंद आया होगा. सेकेंड पार्ट जो है ये जो कि टेंडरिंग और कमीशनिंग और जो जनरेशन पे है उस पे बारे में अपडेट करेंगे. तो होप आपको पसंद आया होगा. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद.